भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा, विषय है अपनी भारतीय समाज और शिक्षा। कक्षा है बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर व डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, वर्ण व्यवस्था। वर्ण वर्ण का अर्थ है वर्गीकृत करना, आवरण करना और ढकना। संस्कृत शब्द वर्ण रंग को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में इसे आधुनिक सभ्यता में एक वर्ग के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ लोगों को उनकी त्वचा के रंग और व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। हिंदू ग्रंथों में वर्ण को व्यक्तियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार समूह में विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। मनुस्मृति और यूजर वैदिक लेखन वर्ण के महत्व को परिभाषित और स्पष्ट करते हैं। वर्ण व्यवस्था को कभी कभी जाति व्यवस्था भी कहा जाता है। वर्ण शब्द का एक अनूठा अर्थ रंग, यानी कि वर्ण शब्द है उसका एक जो अनूठा अर्थ निकाला गया है, मानते वो रंग है, रंग से लिया जाता है। वर्ण 4 पदानुक्रमिक विभाजन है, जिनमें लोगों को उनकी त्वचा के रंग, व्यवसायों और आर्थिक स्थितियों के अनुसार विभाजित किया जाता है। धर्मशास्त्रों में वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में आरंभिक वैदिक काल से विरासत में मिलती है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ रंग से लगाया गया है। सबसे पहले ऋग्वेद वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले व गोरे रंग की जनता के लिए किया गया है। प्रारंभ में आर्य और दास हेतु इन दो वर्णों का उल्लेख मिलता है। और जैसे देखते हैं हम डॉक्टर घुरिये के अनुसार माना जाता है, आर्यों ने वहां के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए, दोनों में अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंगभेद से है। वर्ण शब्द का यह अर्थ इस बात को प्रकट करता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्यों एवं दस्युओं के बीच पाए जाने वाले प्रजातीय अंतर को स्पष्ट करने हेतु किया गया है। बीपी खाने के अनुसार, जो बीपी खाने हैं उनके अनुसार क्या कहा गया वर्ण के बारे में, तो हम देखते हैं। प्रारंभ में गौर वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए, कृष्ण वर्ण का दासों या दस्युओं के लिए किया जाता था। बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग गुण एवं कर्मों के आधार पर बने हुए 4 बड़े वर्गों के लिए किया गया। सेनाट के अनुसार आर्यों और दस्युओं के रंग को व्यक्त करने वाला वर्ण शब्द बाद में समाज में 4 वर्गों को व्यक्त करने लगा। अब वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ, जो तीसरा अर्थ है वो किससे लिया गया है? दूसरा तो रंग से लिया गया है और तीसरा है वो लिया गया है अपना वृत्ति से। जो तीसरा अर्थ है वो वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। शाब्दिक शब्द का तीसरा अर्थ वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो,
या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। वर्ण का जो संबंध है वो व्यक्ति के गुण से है और उसके कर्म से है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा कर्म समान थे, अर्थात जो समान स्वभाव के थे, वे सब एक ही वर्ण के सदस्य माने जाते थे। भागवत गीता में इसी बात को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणे कर्मे विभागस्य, अर्थात मैंने ही गुण कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। समाज में विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से चलाने के उद्देश्य से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों या उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूहों अर्थात 4 वर्णों में बांटा गया था। अब हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो समाज को सामाजिक और आर्थिक योग्यताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। यह पदानुक्रमिक व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्रचलित थी। वर्ण का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जाति व्यवस्था के विपरीत, जो जाति व्यवस्था है उसके विपरीत वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, यानी यह व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती है। इस व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण को अपने दायित्वों का पालन करना था और वर्ण मानदंडों का पालन करना था। अब हम देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था है का विकास, इसका विकास कब से कब हुआ। वर्ण व्यवस्था जिसे जाति व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में जटिल विकास हुआ। यह सामाजिक संरचना समय के साथ उभरी और यह व्यवसाय जन्म और सामाजिक भूमिकाओं जैसे कारकों पर आधारित थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से आए आर्यों के आगमन के माध्यम से भारत में वर्ण को प्रमुखता मिली, जिन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर खुद को मूल निवासियों से अलग किया। अगला पॉइंट, आर्यों के आगमन से मूल निवासियों, जिन्हें दास कहा जाता है, जो मूल निवासी उनको दास कहा जाता था, के साथ संघर्ष शुरू हो गया, जिससे दासों को अपने अधीन करने के इरादे से विभाजन हुआ। ऋग्वैदिक काल के दौरान सामाजिक विभाजन उभरकर सामने आए। आर्यों के एक समूह ने पुजारियों के रूप में बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया, जबकि दूसरे समूह ने सामान्य लोगों को छोड़कर राजन्य के रूप में जाने वाले रक्षक की भूमिका निभाई। इस विभाजन ने व्यवसायों को प्रभावित किया। अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था की पहली विशेषता, वर्ण एक पदानुक्रमिक व्यवस्था थी। इसने समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दर्जा दिया जाता था। अगला पॉइंट, धर्म के पालन के लिए किए गए बलिदान और योगदान के आधार पर भी स्थिति का निर्धारण किया गया। चौथा पॉइंट, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जितनी कठोर नहीं थी। व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार था। अब वर्ण व्यवस्था की अन्य विशेषताएं, कुछ और अन्य विशेषताएं देखते हैं हम। श्रम का विभाजन पर आधारित, जो श्रम है
उसके विभाजन पर आधारित थी। विशेषीकरण में सहायक गुण एवं स्वभाव पर आधारित शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण, व्यवसायों का पूर्व निर्धारण, गुणात्मक प्रेरणा, आध्यात्मिक पर विशेष जोर, कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। वर्ण व्यवस्था की चार सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था नंबर 1, उसमें आता है पहला ब्राह्मण। इसमें देखते हैं हम ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मण हिंदू पुजारी, शाही सलाहकार और विद्वान के रूप में भूमिका निभाते थे। अगला पॉइंट, उनके प्राथमिक कार्यों में वैदिक ज्ञान का प्रसार करना, राजा के लिए अनुष्ठान और समारोह आयोजित करना तथा प्रसाद स्वीकार करना शामिल था। ब्राह्मणों के पास सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी थी। अगला आता है क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों का दूसरा स्थान है। क्षत्रिय युद्ध में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। वे योद्धा वर्ग का गठन करते थे जिसमें राजा और सैनिक शामिल थे तथा ब्राह्मणों के प्रति परस्पर सम्मान रखते थे। क्षत्रिय युद्ध के माध्यम से अपनी जनता की रक्षा करते थे और ब्राह्मणों को उनके अनुष्ठानों के लिए पुरस्कृत करते थे। सामाजिक प्रभुत्व के लिए क्षत्रिय शासकों और ब्राह्मणों के बीच कभी-कभी तनाव उत्पन्न हो जाता था। क्षत्रिय परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्म है। क्षत्रियों को इतना समर्थ होना चाहिए कि वे दुष्टों को दंड दे सके। महाभारत में उसे क्षत्रिय माना गया जो वेदों के अध्ययन और ब्राह्मणों को दान देने में रुचि रखता है एवं क्षत्रियोचित कर्मों को पूरा करता है। गीता में क्षत्रियों के 7 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। अगला आता है वैश्य। वैश्यों का धर्म समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। महाभारत में बताया गया कि वैश्य वे हैं जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करने में रुचि रखते हों। वैश्य का कर्तव्य है कि वह उचित साधनों से धन का संग्रह करे। मनुस्मृति में वैश्यों के कर्तव्य इस प्रकार बताए गए हैं: पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना एवं कृषि करना। गीता के अनुसार कृषि, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के प्रमुख मुख्य कार्य हैं। वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम में वैश्यों का स्थान तीसरा था। वैश्य शब्द का तात्पर्य साधारण नागरिकों से था जो राजा के अधीन होते थे। खेती, व्यापार, पशुपालन, व्यवसाय और शिल्पकला में लगे हुए हैं। वैश्य लोग राजाओं को कर देते थे और शाही समारोह के दौरान उपहार भेंट करते थे। उन्हें बलि के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति थी तथा अनुष्ठानों को सहयोग देने में उनकी भूमिका थी। वैश्य और उनके परिवार आमतौर पर राजा की सेवा में लगे रहते थे। अगला आता है शूद्र। अन्य 3 वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। मनु के अनुसार शूद्रों का एक ही धर्म है और वह धर्म कौन सा है? तो वह धर्म है अन्य 3 वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना। शूद्र के लिए कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो उसे किसी ब्राह्मण के सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहिए।
क्षत्रिय और वैश्य का सेवक तो उसे आजीविका कमाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार ही बनना चाहिए। शूद्र के लिए बताया गया है कि उसे अध्ययन, धन संग्रह एवं अन्य वर्णों के व्यवसाय अपनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम में शूद्रों का स्थान सबसे निचला था। इनमें शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर, श्रमिक, दास और भूमिहीन काश्तकार शामिल थे। शूद्रों को अछूत का दर्जा प्राप्त था। उनकी भूमिका मुख्य रूप से निम्न स्तरीय कार्यों से संबंधित थी, जैसे ऊपरी 3 वर्णों की सेवा करना। शूद्रों को यज्ञ देखने, वेद पढ़ने या उन्हें सुनने की मनाही थी। वे मुख्य शहर से अलग निवास करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे। अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो क्या था। वर्ण व्यवस्था के तहत समाज को 4 अलग-अलग वर्णों में विभाजित किया गया था। लोगों को उनके व्यवसाय और क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग वर्ण दिए गए थे। इन मापदंडों के आधार पर दिए गए वर्गीकरण ने समाज को बेहतर ढंग से वर्गीकृत करने में मदद की। कर्तव्यों को अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें व्यक्ति के कर्तव्यों का उचित पालन होता है। किसी के आवेदनों का प्रदर्शन मोक्ष प्राप्त करने का एक अंतर्निहित कारण माना जाता था। यह घटना समाज में सद्भाव की ओर ले जाती है, क्योंकि व्यक्ति के कर्तव्यों को सही ढंग से जाना जाता है और इससे वैमनस्य और अराजकता को रोका जा सकता है। इससे संघर्षों को खत्म करने में मदद मिलती है। इससे अत्यंत शांति, स्वतंत्रता, आज़ादी और साझा समृद्धि आएगी। समाज में सद्भाव सुनिश्चित करने के अलावा यह प्रत्येक वर्ण के बीच शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद। आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।